Hello friends, welcome to the Hindu daily newspaper and current affair analysis. Today at the 20th of the August 2023 we will discuss the Hindu newspaper. तो आज है 20 अगस्त 2023 और हम यहाँ पर द हिंदू में पब्लिश करंट अफेयर और न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमने थंबनेल में आर्टिकल दिया है। सबसे पहले वो क्योंकि हमारे देश में जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश के जो हिस्टोरिकल कल्चर हैं, कल्चरल पार्ट हैं, उनको हमेशा जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। इसी क्रम में देखा जाए तो केरल में एक जो है साइट मिली है। वैसे बता दें जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उसमें जीएस फर्स्ट में हिस्टोरिकल एंशिएंट हिस्ट्री में ये पूरी तरीके से जो मॉन्यूमेंट्स है वाले पार्ट हैं उसमें ये इंक्लूड होता है। तो न्यूज है पाइपलाइन वर्क लीड्स टू वास्ट मेगालिथिक साइट इन केरला। तो केरल में एक वाटर जो है सप्लाई पाइपलाइन बनाए जा रहे थे, उसी के एक्सकेवेशन के दौरान यहाँ पर एक हमको मेगालिथिक साइट मिली है जो कि बहुत बड़ी है। यानी एक सिंगल साइट मिली है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेगालिथिक हैट स्टोन मिले हैं और ये जो है इनका जो है संरक्षण अब किया जा रहा है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो केरल की स्टेट डिपार्टमेंट की है वो कर रही है। बता दें केरल का जो मालापुरम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये पाया गया है और इस हैट स्टोन को मलयालम भाषा में टोपी कल्लू कहा जाता है और ये एक्चुअल में हेमी स्फेरिकल शेप का होता है। अर्ध जो है चंद्राकार जो है एक हाफ जो है गोले की तरह होता है, जैसा कि इसका नाम है हैट स्टोन। ये सिंपल कहा जाता है टोपी के आकार का होता है। दरअसल जब जो किसी व्यक्ति के परिजन की मृत्यु हो जाती थी तो जो उसका अंतिम संस्कार करते थे तो वहाँ पर जो कुछ रिलेक्स होते थे, अवशेष होते थे या जो उनकी राख होती थी तो वहाँ पर उनको दफनाते थे और उसके बाद जो है उस कलश को ढकने के लिए एक ढक्कन की तरह हैट स्टोन का प्रयोग करते थे। एक जो है लेटेराइट स्टोन का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं जियोग्राफी में लेटेराइट एक जो है स्टोन होता है, राख होता है, राख होता है, उसी का प्रयोग किया जाता था। तो जो कलश बनाए जाते थे, बोरियल कलश होते थे, उन्हें ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बता दें साथ ही साथ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी कहना है कि अनजाने में बहुत सारी जो है ये चीज़ें नष्ट भी हो गई हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ की जनता को पता नहीं था और जैसा कि वहाँ के कुछ लोगों ने बताया भी कि जब वो घर बनवाने के लिए काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिले लेकिन उन्हें पता नहीं था और ये चीज़ें नष्ट हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बता दें जो उसमें मिला है उसमें जो है हैट स्टोन के साथ साथ उसमें आयरन इम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं, साथ ही साथ जो अर्थन मिट्टी के कलश और घड़े भी मिले हैं। उनकी जो प्राइमरी जांच की गई है उससे ये पता चलता है करीब 2000 साल पुराने हैं। उससे वहाँ के उस समय के लाइफ और कल्चर के बारे में पता चलता है, लेकिन डिटेल स्टडी अभी नहीं हुई है। तो आगे जैसे डिटेल में स्टडी होगी तो और भी सारी चीज़ें अब हमें पता चलेंगी। नेक्स्ट न्यूज है पेज नंबर 6 पर। मिनिस्टर अनवेल लोटस वेराइटी नमो 108 डिस्क्राइब्स इट एज ग्रैंड गिफ्ट टू द मोदी। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक लोटस की वैरायटी का उद्घाटन किया है, अनवेल किए हैं। और वो एक्चुअल में ये फंक्शन कहाँ हो रहा था तो ये CSR नेट का जो CSR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, वहाँ पर ये एक फंक्शन में उन्होंने एक कमल के फूल का जो है उद्घाटन किया है। एक्चुअली में बता दें ये एक बहुत ही विशेष किस्म का एक कमल का फूल मिला है। जबकि हम जानते हैं हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, लेकिन इस कमल के फूल का सबसे खास बात यह है इसमें कुल 108 पीटल, उसके जो पंखुड़ियाँ होती हैं कुल 108 पीटल पाए गए हैं। और ये एक्चुअल में उत्तर प्रदेश का नहीं है, इसके उत्तर प्रदेश के एक लेबोरेटरी ने खोजा है, वहाँ पर उसको उगा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मणिपुर का है। जैसा कि हम जानते हैं मणिपुर अभी चर्चा में रहा है, वहाँ पर बहुत दंगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 4 साल पहले की बात है, वहाँ पर इससे ये लोटस लाए गए हैं और वहाँ पर उसे एक साइंटिस्ट ने बड़ा ध्यान से कैलकुलेशन किया, काउंटिंग किया तो पाया कि इसमें 108 पीटल हैं, पंखुड़ियाँ हैं, जो कि हिंदू धर्म के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि हिंदू धर्म में कमल के पुष्प का बहुत बड़ा स्थान है। साथ ही साथ 108 1008 ये संख्या ये बहुत शुभ माना जाता है। तो ये 4 साल पहले तक ये नहीं पता था कि इसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं, लेकिन अब उस इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट ने ऐसा उसको काउंटिंग किया और इससे ये पता चला है। आगे देखा जाए तो ये जो हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार तो है, साथ ही साथ इसमें 108 जो डिजिट है ये दोनों कम्बिनेशन हमको जो है एक बहुत ही आश्चर्यजनक मिलते हैं।
आगे देखा जाए तब वहाँ पर वो इंस्टीट्यूट उसमें और ज़्यादा रिसर्च करेंगे, उसके इंस्पेक्शन करेंगे और इस पर जो भी डाटा हमको मिलेगा वो आगे चल के पता चलेगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो यह कमल का फूल जो है पहली ऐसी बॉटनिकल वैरायटी है जिसका पहली बार डिटेल में स्टडी करने के लिए इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। यानी आज तक किसी भी पौधे का फूल का जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं किया गया था, लेकिन इसको किया गया। वहाँ के डायरेक्टर जो हैं CSR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के डायरेक्टर ने ऐसा बताया है कि ये पहला पुष्प है। आगे देखा जाए अब जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि इसको जो है एक हम ऑफिशियल लोटस वैरायटी इसको घोषित करेंगे। यानी अब हमारा प्लान होगा कि इसको जो हम ऑफिशियल लोटस की वैरायटी कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ जितने राष्ट्रीय पशु जो बाघ है तो बंगाल टाइगर का है उसको एक ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन मिला है, उसी तरीके से इसको भी दिया जाएगा और फिर आगे रिसर्च वगैरह होंगे। आगे देखा जाए तो इसी के साथ साथ इसके जो है परफ्यूम का भी उन्होंने उद्घाटन किया, इसी से बने फ्रोटोस उसका नाम रखा गया है। और साथ ही साथ देखा जाए इसका नाम कैसे पड़ा, नमो 108। तो इस फूल का नाम एक्चुअल में कमल के फूल का नाम रखा गया है नमो 108। वहाँ के एक साइंटिस्ट का कहना है कि इसका नाम पहले सुझाया जा रहा था कि ओम नमो वासुदेवाय, लेकिन वहाँ से जो है ओम नमः वासुदेवाय से यहाँ से इसे नमो वहाँ से नाम लिया गया है। और ये संस्कृत का शब्द है जिसका शब्द होता है सैल्यूटेशन, यानी प्रणाम करना, नमस्कार करना, अभिवादन करना। तो ये जो है अब CSIR NBRI जो है वहाँ पर एक लोटस मिशन को भी लॉन्च करेंगे और डिटेल में स्टडी के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 1 पर ही है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है। इन्वायरमेंट जो हम जानते हैं किसी भी जब पशु पक्षियों की हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट में UPSC प्रिपरेशन में, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा सबसे पहले होता है कि जो जीव जंतुओं के लिए समस्या सबसे बड़ा क्या है, तो उनके सबसे बड़ी समस्या है उनके फूड भोजन की और हैबिटेट लॉस। उनकी जो है जो घर बनाने की प्रक्रिया है उनके लिए जगह ही नहीं है। तो इसी तरह का कोई न्यूज है, एक न्यूज है रैप्टर मेक पावर टावर्स देयर होम। तो रैप्टर जो है एक ईगल है, वाइट वेलिड सी ईगल है, एक पक्षी, वो अपना घोंसला कहाँ पर बना, पावर के जो टावर होते हैं, जो बिजली की पोल जाते हैं, खंभे जाते हैं, वहाँ पर वो अपने घोंसले बना रहा है। इससे जो है एक कंसर्न का मामला बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वो उसको बनाने का फ़ायदा उसको है, क्योंकि उसको पेड़ नहीं मिल रहा है, उसको वो वहाँ पर बना सकता है जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं, जहाँ पर उसको कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ ये समुद्र किनारे बनाया है, समुद्र से 2 किलोमीटर दूरी पर, तो वहाँ पर समुद्र में भी नज़र रख सकता है और वहाँ से मछलियाँ पकड़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर खतरा भी है, क्योंकि पावर लाइन पर है, तो हो सकता है कभी उसको उसकी चिंगारी लग जाए या अटैक हो जाए और वो मर सकता है, उसका बच्चा भी मर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनता है। लेकिन देखा जाए तो ये कहानी भारत की नहीं है, भारत से पहले भी ये शुरुआत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड में इस तरीके के केसेस देखे गए हैं, वहाँ पर भी पावर टावर पर पक्षी जो है अपने घोंसले बनाते हैं, और अब भारत में भी ऐसा हो रहा है। यानी जो मैन मेड स्ट्रक्चर है उस पर पक्षी अपने नेस्ट बना रहे हैं, घोंसले बना रहे हैं। उसका उनको फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। एक फ़ायदा ये कि मनुष्य की आबादी के विसिनिटी के करीब रह रहे हैं, लेकिन इसकी समस्या ये है, ये रिप्रेजेंट करता है कि उनके पास पौधे नहीं हैं, पेड़ नहीं है जहाँ पर घोंसला बना सके या उनको सुरक्षा पूरी तरीके से मिल सके। तो ये देखा जाए ये समुद्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर बनाया है इस पक्षी ने, जिसका एक फ़ायदा है कि वो समुद्र में की मछलियों पर नज़र रख सकता है और वहाँ से मछली पकड़ सकता है। और देखा जाए अगर इसके पाए जाने की कहाँ कहाँ पाए जाते थे, पूरे भारत में लगभग पाया जाता है, मुंबई से लेकर के मतलब पश्चिमी घाट से लेकर के पूर्वी घाट पर हर जगह पाया जाता है। साथ ही साथ श्रीलंका के अलावा साउथ ईस्टर्न एशिया में और ये बांग्लादेश वगैरह में भी ये पाया जाता है। इस रैप्टर की बात की जाती है डायurnal है, यानी ये जो है दिनचर प्राणी है और ये दिन में काम करता है। साथ ही साथ ये जो है छोटे एक शिकार करने वाला पक्षी है। और IUCN की जो रेड लिस्ट होती है कि किसके ऊपर कितना खतरा है, तो उसमें लिस्ट कंसर्न है। यानी लिस्ट कंसर्न का मतलब इसकी आबादी इतनी संख्या में है कि इसके विलुप्त होने का खतरा अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन एक कंसर्न का मैटर है कि जो है पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है और पशु पक्षी जो है ह्यूमन विसिनिटी, ह्यूमन जो हैबिटेट के किनारे आ रहे हैं। ऐसा एक घटना है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला है। वहाँ पर जो पशु पक्षी हैं, जो वहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड हैं या बाघ वगैरह हैं, स्पेशली क्लाउडेड लेपर्ड, वो मनुष्य के निवास स्थानों की तरफ आ रहे हैं और वहाँ पर वो रहते हैं। इस तरीके की घटनाएं धीरे धीरे देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं पेज नंबर 1 पर है, प्राइम मिनिस्टर सीक्स ए सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी। जैसा कि हम जानते हैं भारत में 8-9 सितंबर को
G20 की मीटिंग होने वाली है। इस क्रम में जो है हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री जो है अपनी अपनी लेवल पर भी मीटिंग कर रहे हैं। उसी क्रम में G20 की, जैसा कि हमने कल देखा कि G20 की मीटिंग में उन्होंने जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में कुछ कल कहा, आज वो जो है इकोनॉमिक के बारे में बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो भारत में हम जो डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो 2015 में ही भारत सरकार ने जो है डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरू किया था, और इस तरीके से हमारा जो है एक रोल पहले से हम इसमें निभा रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो डिजिटल इकोनॉमी को अगर जैसे जैसे हम बढ़ाएं जाएंगे, इसके बढ़ाने के कारण भी है कि क्योंकि भारत जो है यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्स भी है, और साथ ही साथ हम इनके टेस्टिंग कर सकते हैं, उनके हर तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उनके टेस्टिंग कर सकते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम होंगे उनके सोल्यूशन हम पा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कहा कि इसके लिए हमें एक कंसेंसस, सहमति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो G20 के नेशन है दुनिया के एक बहुत बड़ी GDP और जनसंख्या दोनों को कंट्रोल करते हैं। अगर इनके आपस में कंसेंसस हो, आपस में सहमति हो कि दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी थ्रेट हम फेस कर रहे हैं, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उन्हें हम काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे पास डिजिटल इकोनॉमी है ये बहुत ज़्यादा जो है रेजिलिएंट है, और साथ ही साथ अगर हम इसको इंक्लूसिव प्रॉस्परस बनाएं तो ग्लोबल डिजिटल का एक फ्यूचर जो है, डिजिटल इकोनॉमी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही प्रॉस्परस हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बढ़ाने की और आवश्यकता है, साथ ही साथ उसे फार्मर और छोटे बिजनेसमैन तक भी पहुंचाने की आवश्यकता है, और इसके लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। और भारत सरकार ने तो जो है आधार कार्ड का जो डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड बनाया, ये जो है पूरे भारत के अधिकांश लोगों तक पहुँच हो चुकी है, और करीब करीब 1.3 बिलियन इंडियन जो है 1 अरब 30 करोड़ पर्सन जो है उनके पास आधार कार्ड भारत में प्रेजेंट टाइम है। तो हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ काफ़ी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी जो डिजिटल इकोनॉमी उसकी सिक्योरिटी को भी आवश्यकता है, और बिना आपसी सहमति के ये पर्याप्त नहीं होगा। आगे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने जो है एक जैम ट्रिनिटी के पावर का प्रयोग किया है। जैम क्या है? जन धन बैंक अकाउंट, आधार एंड मोबाइल, इन तीनों के प्रयोग करके हमने जो है एक रिवोल्यूशन ला दिया फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में इंडिया में। इसका फल ये मिला हमको कि हम देखते हैं कि हर महीने करीब करीब 10 बिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं UPI से, जो कि इंस्टेंट पेमेंट का सिस्टम है। और पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो रियल टाइम पेमेंट हो रहे हैं उसमें 45%, 45% तो केवल भारत में हो रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि डिजिटल सिस्टम में हम काफ़ी प्रोग्रेस किए हैं, लेकिन प्रोबेटी इनटू द गवर्नेंस सिस्टम भी होने की आवश्यकता है, और इसको और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो प्रोबेटी इन गवर्नेंस की बात की जाए तो ये हमारी UPSC के सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के GS पेपर 4 इथिक्स में टॉपिक ही है, एक पूरा चैप्टर ही है प्रोबेटी इन द गवर्नेंस। तो ये वहाँ से भी दिखता है, वहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया मिशन जो है भारत ने 2015 में शुरू किया था, वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसी क्रम में प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया कि हम भाषिणी नाम का एक जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफार्म को भी हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें भारत के सभी जो भाषाएं सम्मिलित की जाएंगी। यानी भाषिणी एक AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप होगा, प्लेटफार्म होगा, और भारत की किसी भी भाषा का किसी दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन किया जा सकता है, जो कि डिजिटल इंडिया के मिशन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था जब प्याज के उत्पादन शुरू हुआ था, उसकी अंतिम फसल को जो कटाई हो रही थी, उसको ज़मीन से खोद कर निकाला जा रहा था अप्रैल मई में, तो महाराष्ट्र के नासिक में किसानों की दुर्दशा हो गई थी। उन्हें 2 रुपये किलो मुश्किल से दाम मिल रहे थे। करीब उन्होंने 65,000 रुपये खर्च किए थे 1 एकड़ के फसल उत्पादन में, और उनको टोटल जो है इनकम हो रही थी 35,000 हो रही थी, जिसके उस उत्पादन की लागत के अलावा उनकी जो है ज़मीन की कीमत, जो कि भारत सरकार का नीति आयोग खुद कहता है जब वो बात करते हैं MSP की, साथ ही साथ जो भारत सरकार बात करती है MSP की, साथ ही साथ वहाँ उनका लेबर चार्ज, उनकी रखवाली, उन खर्चों के अलावा उनके 65,000 खर्च हुए, लेकिन 2 रुपये किलो उन्होंने बेचा। लेकिन अब जब उसका जो है विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है तो भारत सरकार ने उस पर 40% ड्यूटी लगा दिया है। सेंटर इम्पोजेज 40% ड्यूटी ऑन ओनियन एक्सपोर्ट टू ऑफ लोड स्टॉक। तो सरकार ने इस पर 40% की ड्यूटी क्यों लगाई है, इसको जो है देखने की आवश्यकता है कि क्या भारत में अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो क्या उन किसानों को फ़ायदा सच में मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो बहुत बड़ा मामला ये नहीं है, मामला ये है कि हमारे पास यहाँ पर क्या कोई रेगुलेशन है कि नहीं है।
तो एक्चुअल में देखा जाए जो प्याज, जैसे टमाटर की कीमत देश में बहुत तेज़ी से बढ़ गई, तो प्याज की कीमत भी देश में डिफरेंट स्थान पर डिफरेंट है। कहीं पर 60, मणिपुर में 60 रुपये क्रॉस कर गया, मध्य प्रदेश में 10 रुपये भी किलो बिक रहे हैं। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब 40% जो है वो बैन नहीं करेंगे, ड्यूटी लगाएंगे ओनियन एक्सपोर्ट पर। इसके पीछे का रीज़न ये दिया गया है कि पर्याप्त मात्रा में देश में प्याज की मात्रा अवेलेबल रहे, अदरवाइज यहाँ पर भी टमाटर की जैसी स्थिति प्याज के लिए भी हो जाएगा और बहुत तेज़ी से बढ़ने न पाए। इसके पीछे देखा जाए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का कोई पार्ट है कि नहीं है, तो हम देखते हैं गवर्नमेंट हैज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड द आर प्रोहिबिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन, द एक्सटेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ द ओनियन इज फ्री। तो भारत की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी ओनियन की है उसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत सरकार के अधीन कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है संस्था प्याज का एक्सपोर्ट कर सकती है, एक्सपोर्ट फ्री है। क्या नहीं फ्री है, तो भारत में जो प्याज है उसके सीड, उसके बीज जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, उन्हें आप जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, विदेश में बेच नहीं सकते हैं, वो फ्री नहीं है। हाँ, अगर किसी को बेचना है उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, उस अथॉरिटी से परमिशन ले करके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा और यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जा करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी की बात है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट पर बैन नहीं है, उनके सीड पर बैन है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सरकार जो है इसकी दिशा में काम कर रही है, साथ ही साथ सरकार जो है चाह रही है कि यहाँ पर प्याज की कमी न होने पाए। इस दिशा में सरकार ने भी कहा है कि हमारे जो मेनली एक्सपोर्ट हो रहे हो बांग्लादेश, मलेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहे हैं, तो वहाँ पर करीब 9.75 लाख टन प्याज एक्सपोर्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा चर्चा में रहते हैं। उसी क्रम में एक और न्यूज़ यहाँ से आई है कि उत्तर प्रदेश आर्डर्स नो FIR अगेंस्ट एंटरप्रेन्योर्स ट्रेडर विदाउट प्रिलिमिनरी प्रूफ, यानी जो उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर बिना किसी जांच के FIR नहीं होगा। वो कोई भी काम करते हैं तो उस पर FIR नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आर्डर लिया है, डिसीजन लिया है कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो है वहाँ पर एक अच्छे इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए अब व्यापारियों और उद्यमियों के ऊपर जो है बेवजह उनको परेशान कर बेसलेस केसेस जो बन जाते हैं वो बचाने के लिए उनके ऊपर केस दर्ज नहीं किया जाएगा, FIR दर्ज नहीं किया जाएगा, उसकी पहले जांच की जाएगी, उसके बाद ही केस दर्ज किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मामला चल रहा है, द आर्डर हाउएवर विल नॉट बी एप्लीकेबल टू एनी केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस पर नहीं है, केवल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर ये अप्लाई होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा कृत्य जिसमें पुलिस बिना किसी कोर्ट की परमिशन के गिरफ्तार कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब उसमें परमिशन चाहिए। तो कॉग्निजेबल केस में जैसे हत्या, रेप, डकैती, लूटपाट, उपद्रव, देशद्रोह, आतंकवादी घटना, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। जैसे गैंग रेप करना, चाहे स्कूलों में जो है रैगिंग करना भी जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर करते हैं तो उनको FIR होगा। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल हैं जो कि उनके बिजनेस से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, तो इन केसों में उनकी पहले जांच की जाएगी, तब जा करके उन्हें FIR लॉन्च किया जाएगा। इसमें देखा जाए तो जो कुछ मेन लोग हैं शामिल किए गए हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेडर हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ओनर हैं यानी स्कूलों के मालिक, हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, होटल या इनके मैनेजर जो है उससे ये फ्री रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है होटल और स्कूल जो है ये लोग चलाने वाले अब फ्री हो गए हैं, उनको जो है कोई कहेगा नहीं, कोई FIR नहीं होगी जब तक कि जांच नहीं होगी। आगे देखते हैं पेज नंबर 8 पर कई सारे न्यूज़ हैं। तो उसमें एक जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है एक नया अवार्ड शुरू किया है और वह अवार्ड सबसे पहले रतन टाटा को दिया गया है कल उनके आवास पर जा कर के। तो रतन टाटा को जो उद्योग रतन नाम से एक अवार्ड शुरू किया गया और ये पहला अवार्डी जो है कौन है, तो रतन टाटा है। इसके अलावा नेक्स्ट खबर है जजेज रश टू सुप्रीम कोर्ट टू हियर रेप सर्वाइवर सीकिंग एबॉर्शन। तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया है एक लड़की का जिस प्रेग्नेंट है, उसकी उम्र 25 साल है और उसके जो प्रेगनेंसी है वो 26 हफ्ते की हो गई है, जबकि भारत में 24 हफ्ते से बाद प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना, एबॉर्शन करना अलाउ नहीं है, फिर भी जो है वो 26 हफ्ते का हो चुका है। इसलिए जो है ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, क्योंकि जो भारत में कानून है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 2021 में बना है, उसमें 24 हफ्ते के बाद अगर किसी
महिला की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। तो उसी के केस में महिला गई, क्योंकि ये रेप सर्वाइवर है, इसकी जो प्रेगनेंसी है ये रेप होने की वजह से प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि उसको प्रेग्नेंट है कि नहीं है, उसको 1 महीने में पता चल जाएगा उसका मासिक आया कि नहीं आया। लेकिन वो जांच भी करा सकती थी, लेकिन उसने 26 हफ्ते हो गए और आज तक उसको ये नहीं पता चला कि उसको एबॉर्शन करवाना है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और कल सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। ब्लड ट्रेल फ्रॉम 1857 वार टू फ्लाइट डाउन साउथ। इसमें जो है हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं एग्जाम में कि 1857 की जो क्रांति होती है उसी में एक क्रांति और आता है, अजनाला मैस्करे। अजनाला में जो हो नरसंहार हुआ था उसी के संबंधित एक इसमें जो है मेन क्वेश्चन है। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन इस आर्टिकल से यही दिखता है कि अजनाला मैस्करे के बारे में पूछा जा सकता है। और जो एक रहस्यमय घटना थी, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग मारे गए उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का नाम पता है, अदरवाइज सब किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं पता है उसमें कौन कौन लोग मारे गए हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ हड्डियाँ और कॉइन के टुकड़े कॉइन मिले हैं, एक कुएँ से मिले हैं, गुरुद्वारा के नीचे मिले हैं। तो यहाँ से एक एक्चुअल में एक व्यक्ति है जिसके परिजन शायद उसके पूर्वज रहे हैं, इस मैस्करे में मर गए हैं, उसी व्यक्ति ने इसमें जांच वगैरह की बात की उत्तर प्रदेश। और ये व्यक्ति जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश की घटना है। और यहाँ से जो है जब बहुत भयानक स्तर पर वहाँ पर नरसंहार हुआ तो ये लोग उत्तर प्रदेश की रायबरेली को छोड़ करके तमिलनाडु में जाकर के बस गए। और ये व्यक्ति अब जिस समय कनाडा में जाकर बस गया है। इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश सरकार और कनाडा सरकार से जो है मदद मांगी है कि जो माइग्रेशन हुआ था जो 1857 के समय में उत्तर प्रदेश के रायबरेली से और जो तमिलनाडु का वो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जाए, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन भी मिला नहीं है। तो उसने कहा है कोई कुछ जांच वगैरह कराएंगे, जैसे कि जाकर के माइट्रोकांडियल डीएनए डाटा निकलवाएंगे, 50 मार्टियर का हैवी डाटा, इसके अलावा जो है न्यूक्लियस लेवल पर जाकर न्यूक्लियर डाटा निकलवाएंगे जिससे उनका डीएनए जांच हो सके और प्रूफ हो सके क्या वो उसी के परिजन थे कि नहीं। इस तरीके की बातें इसमें की गई है। तो आगे कोई न्यूज आता है तो हम देखेंगे, लेकिन इसमें हमको मेन बात ये ध्यान रखने की कि अजनाला मैस्करे जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है और इसके बारे में हम और भी डिटेल में देखने की आवश्यकता है कि कहीं ये पूछा जा सकता है। हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं G20 की जो मीटिंग है, तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात हो रही है। तो ये जो मीटिंग हुई है G20 की, इसमें फिर मीटिंग में सभी पक्षों ने जो जितने 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, इन लोगों ने एक आउटकम डॉक्यूमेंट पर जो है सहमति जताई है कि हम यहाँ पर जो है इसके एक आउटकम डॉक्यूमेंट बनाने की बात की गई है। इस आउटकम डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी होगी जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसे इंस्ट्रक्ट करेगा और वो लीगली बाइंडिंग होगी सभी देशों पर। तो इसी के क्रम में जो है हेल्थ मिनिस्ट्री में जो है जो G20 प्रेसिडेंसी भारत के पास है, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को आगे रखा है और अधिकतर चीज़ों पर उसमें एक्सेप्टेंस सभी लोगों ने किया है कि हम एडाप्टेबल, एफोर्डेबल, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और इक्विटेबल एक्सेस जो है मेडिकल फैसिलिटी सबको प्रोवाइड कराया जाए। तो इसी से रेफरेंस में ये है और ये पिछले बार कई दिनों से मीटिंग चल रही है और इसी में ये आउटकम निकल करके आ रहे हैं। आगे देखा जाए इसमें मेन फोकस यही है कि जो सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सहायता मिले और लोगों के इलाज को पूरी दुनिया के सभी लोग आपसी कंसेंसस से बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन से बनाएंगे। जैसे कि कोरोना पैंडेमिक आया तो हम उससे बचने के लिए एक उपाय कर सकते हैं। आगे फिर एक न्यूज है WHO मैनेज ग्रिड टू प्रमोट इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल हेल्थ। G20 की जैसा कि हमने कहा मीटिंग भारत में होने वाली है, भारत के पास इसमें प्रेसिडेंसी है। तो हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख मांडविया ने एक जो है ग्लोबल इनिशिएटिव एंड डिजिटल हेल्थ नाम के इनिशिएटिव एक नेटवर्क शुरू किया गया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में होगा ये। साथ ही साथ उस समय जो WHO के चेयरपर्सन हैं टेड्रोस अधनान घेब्रेयेसस जो है वो भी उस समय प्रेजेंट थे। तो ये जो GIDH गिध नाम की एक एजेंसी है, ये भारत की प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया है एक नेटवर्क है और आगे जो है इसका जो है मेन इसको WHO जो है इसको मैनेज करेगा, जो कि इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल हेल्थ बाय एड्रेसिंग चैलेंजेस सच ए डिप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड प्रोडक्ट फोकस्ड डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, पर इसकी ये डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करेगा और साथ ही साथ ये पूरे देश में सबको प्रोडक्ट फोकस्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। इसका जो अल्टीमेट एम क्या होगा, अलाइन
टू अलाइन एफर्ट टू सपोर्ट द ग्लोबल स्ट्रेटजी एंड डिजिटल हेल्थ 2020 टू 2025। तो 2020 से 25 के बीच में एक स्ट्रेटजी जो ग्लोबल हेल्थ की बात करे, डिजिटल हेल्थ की बात करे, उसे ही सपोर्ट करने की बात की जा रही है इसमें। तो डिजिटल हेल्थ की दिशा में बात की जाए तो भारत सरकार ने पहले ही डिजिटल मिशन के तौर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू कर चुका है। और इस अप्रोच जो हमारी दर्शाती है कि हमारे एक्चुअल में जो अप्रोच है, हमारी जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो भारत की दार्शनिक अप्रोच है, वो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम रही है, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। और G20 की भारत सरकार ने इसको ये लोगो में भी स्थान दिया है। तो डॉक्टर ग्रेबस emphasized दैट द GIDH इज एन इंटीग्रेटिव स्टेप दैट फॉर फोस्टर इक्विटी इन हेल्थ केयर बाई कन्वर्जिंग एफर्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो हमको बेस्ट प्रैक्टिसेज हेल्थ सिस्टम में मिले, और साथ ही साथ हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ इसको इथिकल भी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एथिक्स का होना अति आवश्यक है। अदरवाइज बहुत सारे मरीज सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं, कोई डॉक्टर अपने इथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। आगे न्यूज है, 2 चाइल्ड नॉर्म ओनली फॉर बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग। महाराष्ट्र में एक केस चल रहा है। महाराष्ट्र में, गुजरात में ऐसे नियम है कि किसी व्यक्ति के पास अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो महाराष्ट्र में एक ऐसा ही केस चला है कि एक व्यक्ति के पास, एक लेडीज है, एक व्यक्ति है जिसकी एक्चुअल में 2 शादियाँ हुई। तो पहली पत्नी से उसके 2 बच्चे हैं और दूसरी पत्नी से 1 बच्चा है। अब उसको जो है 3 बच्चे होने की वजह से चुनाव, जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, उसमें लड़ने से मना कर दिया गया। तो हाई कोर्ट पहुंच गई। उसमें उसने कहा कि एक्चुअल में उसके जो 2 बेटे हैं वो सौतेले बेटे हैं। तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि इसमें सौतेले बेटे के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है, ओनली फॉर बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग। तो जो बायोलॉजिकल बच्चा है उसी पर लागू होता है, क्योंकि उसने, औरत ने कहा उसके जो 3 बच्चों में 2 बच्चे उसके सौतेले बच्चे हैं, क्योंकि उसके पति के दूसरे पत्नी के बच्चे हैं। तो हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि ये नियम केवल बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग पर लागू होगा। बायोलॉजिकल जो बच्चा है उस पर, सौतेला बच्चे पर नहीं। लेकिन गोद लेने वाले बच्चे पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट न्यूज है, विथ नो ब्रेक थ्रू एट इंडिया चाइना कंटिन्यू डायलॉग ऑन LAC इम्पैसे। हम जानते हैं अभी पिछले कुछ दिनों पे, 2-3 दिन पहले शुक्रवार को भारत और चाइना के कुछ ऑफिसर्स ने मीटिंग किया है। लेकिन ये मीटिंग बहुत बड़े अधिकारी लेवल पर नहीं हुआ है, और ये एक्चुअल में 2 जनरल लेवल पर बातचीत चली है। लेकिन कमांडर लेवल पर बात अभी भी जो है, ये कमांडर लेवल पर बात चली है, लेकिन मेजर जनरल लेवल पर अभी भी बात हुई नहीं है। इस क्रम में देखा जाए तो भारत में G20 की प्रेसिडेंसी में हो सकता है शी जिनपिंग भारत आएँ। साथ ही साथ जो ब्रिक्स का सम्मेलन है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर भी शी जिनपिंग जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। इस बात की संभावना है कि बायलैटरल टॉक हो सके, क्योंकि 2019 में साउथ अफ्रीका में जब हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन, तभी शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में बायलैटरल टॉक किए थे। इसके बाद कोई टॉक हुआ नहीं है। एक बार जो है पिछले साल G20 की मीटिंग में इंडोनेशिया में दोनों लोगों में मीटिंग हुई, लेकिन कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड सामने आया नहीं था। बाद में पता चला कि थोड़ी बहुत बात हुई थी, लेकिन बहुत ब्रॉड स्केल पर कुछ बात नहीं हो पाई है। तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जो G20 समिट हो रही है, साथ ही साथ जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, इसमें कोई बातचीत हो सकती है। जो हमारे 2020 से ही बॉर्डर का क्लेश चल रहा है, जिसमें चाइनीज जो है भारत के सीमा पर अतिक्रमण कर रहे हैं, उसी को लेकर के इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो इंडियन आर्मी है, आज भी उसको जो है कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट है जो 2020 में उनके पास एक्सेस था, पैगोंग झील के पास या देपसांग प्लेन के पास, और वहाँ पर अब उनके पास एक्सेस नहीं है। जैसा कि देखा जाए पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11-1, 11A, 12, 13, ये जो ऐसे पॉइंट हैं जो देपसांग प्लेन में हैं, जो कि अभी भी उनके कंट्रोल में नहीं है, और जबकि उनके पास इसका पहले कंट्रोल हुआ करता था। तो देपसांग और में जो है ये घटना हुई है, ये वहाँ की स्थिति है कि वहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट उनको मिल नहीं रहा है। तो इसी को लेकर के इसमें आर्टिकल कही गई है, लेकिन एक्चुअल में कोई कंक्रीट अभी डिसीजन इन दोनों ही देशों के बड़े ऑफिसर्स के बीच नहीं हुआ है। और ये समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब जो है जनरल लेवल पर बात हो, या जो डिफेंस सेक्रेटरी लेवल पर बात हो, और फिर फाइनल डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पर बात हो, और फाइनल जा करके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लेवल पर बातचीत हो। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि G20 और ब्रिक्स सम्मेलन में देखते हैं कि क्या इसमें कुछ डायलॉग हो पाता है, कुछ सोल्यूशन निकल पाता है या नहीं। इंटरनेशनल वर्ल्ड न्यूज़ देखा जाए
तो एक इसमें न्यूज है, रसिया लूना 25 स्पेसक्राफ्ट सफ़र टेक्निकल ग्लिच से स्पेस एजेंसी। तो रसिया के जो लूना जिसने चंद्रयान 3 के कंपटीशन में तुरंत लॉन्च कर दिया जैसा कि माना जा रहा है, और फिर अब उसमें ऐसी कुछ टेक्निकल ग्लिच देखने को मिली, कुछ टेक्निकल फॉल्ट उसमें आ गए हैं, ऐसा वहाँ की एजेंसी ने कहा है कि वहाँ पर एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो गई रसिया के लूना स्पेसक्राफ्ट के लिए। अब वो क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि उन्हें प्री लैंडिंग ऑर्बिट में ट्रांसफ़र कराने के बाद चीज़ चल रही है। तो रसिया स्पेसक्राफ्ट इज शेड्यूल टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून ऑन मंडे। तो मंडे को ही शेड्यूल था, यानी कल जो 21 तारीख को वो अपना शेड्यूल किए थे, परंतु वो लॉन्च कर नहीं पाएंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। नेक्स्ट न्यूज़, जैसा कि हमने अभी चाइना के बारे में डिस्कस किया, तो चाइना के बारे में फिर से एक वर्ल्ड न्यूज में है, विथ मसल फ्लेक्सिंग चाइना स्टील टेंशन विथ नेबर्स। तो चाइना की ये आदत हो गई है, क्योंकि वो मसल पावर ज़्यादा हो गया, उसके पास पावर ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी उसके पास आर्मी है जिसमें 21 लाख जवान हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा हथियार है, पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है। इस वजह से वो अपने मसल पावर का प्रयोग कर रहा है। वो चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे साउथ चाइना में उसके समुद्री पड़ोसी देश हों, चाहे उसके तटवर्ती ताइवान हो, या भारत हो, भूटान हो, उस सभी देशों में कुछ न कुछ अतिक्रमण कर रहा है। और ये उसका मेन कारण है कि वो मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, वो मसल पावर उसके बढ़ गए हैं, तो घमंड में आ गया है, यही इस आर्टिकल में कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है अन्य लोगों को फॉरवर्ड भी करें। और साथ ही साथ हम मिलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में, अलग हम वीडियो बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।